बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंड AS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। तो इंड AS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। देखिए इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, इसमें दो कीवर्ड हैं जो आपको दिख रहा है। फर्स्ट इम्पेयरमेंट एंड सेकंड असेट्स, यानी इम्पेयरमेंट असेट का ही होगा एज पर इंड AS 36। तो थोड़ा सा डिस्कशन हम इन वर्ड्स पर करते हैं, फिर हम हमारे स्टैंडर्ड में एंटर करेंगे ताकि वर्ड की नॉलेज हमें प्रॉपर हो जाए। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पेयरमेंट मीन्स व्हाट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहां पर मीन्स ऑफ इम्पेयरमेंट, लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स अदर देन डेप्रीसिएशन। बच्चों डेप्रीसिएशन मीन्स व्हाट? डेप्रीसिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। वही इंपेयरमेंट का भी मतलब है, यानी रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, बट उसका रीजन डेप्रीसिएशन नहीं होगा। अदर देन डेप्रीसिएशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स मीन्स इंपेयरमेंट। ये बैलेंस शीट है। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में आपकी कोई असेट्स है जो 100 एंड 100 रुपीज किसी पर्टिकुलर अमाउंट पर यहां पर रिप्रेजेंट हो रही है। ये असेट्स का कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स मींस बुक वैल्यू ऑफ असेट्स है आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन एज पर रिलेवेंट AS। जो भी आपका AS गवर्न करता है उसके अकॉर्डिंगली आपने डेप्रीशिएट किया और अपनी असेट को यहां पर आपने आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन कैरिंग अमाउंट पर शो कर दिया। अब यहां पर आपका इंड AS 36 एंटर करता है और वो बोलता है प्लीज चेक इम्पेयरमेंट इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। चेक इम्पेयरमेंट इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। अब इम्पेयरमेंट मींस व्हाट? मैं बता चुका आपको, लॉस इन वैल्यू ऑफ असेट्स अदर देन डेप्रीशिएशन। तो कैरिंग अमाउंट में आपने ओनली डेप्रीशिएशन कंसिडर किया है। अब हम डेप्रीशिएशन के अलावा डिस्कशन करने जा रहे हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी असेट की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं। तो अब ये पॉइंट हो गया A। अब हम B पॉइंट पर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंड AS। ये इंड AS कहता क्या है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वो देखिए आप लोग, ये बोलता है कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स ग्रेटर देन इट्स रिकवरेबल अमाउंट। अगर एसेट्स का कैरिंग अमाउंट उसके रिकवरेबल अमाउंट से बड़ा है, फॉर एग्जांपल मैं कहूं यहां पर कैरिंग अमाउंट मान लीजिए 100 है आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन और रिकवरेबल अमाउंट 90 है। सर रिकवरेबल अमाउंट कैसे आएगा इसका भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में। फॉर टाइमिंग मैंने आपको ये अमाउंट गिवन है, यहां पर 90 रुपीज आपका रिकवरेबल अमाउंट है। तो देखिए कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट की अभी हमें नॉलेज नहीं है। तो आपका इंड AS 36 एंटर होता है और बोलता है असेट इज डिस्क्राइब्ड एज impaired। अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट से तो आपकी असेट्स डिस्क्राइब्ड एज impaired एंड रिकॉग्नाइज इम्पेयरमेंट लॉस। वो बोलता है अगर ये सिचुएशन बनती है तो आप इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज कीजिए। इट मींस बच्चों यहां पर आपने डेप्रिशिएट किया, डेप्रिशिएशन के बाद ये वैल्यू परफेक्ट है या नहीं उसके लिए इंड AS बोलता है प्लीज इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए। इट मींस आपको कंपैरिजन करना होगा बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट, और उससे अगर कुछ लॉस निकल कर आता है तो वो भी कंसिडर करना होगा। आई बात तक, यहां तक की बात समझ में?
अब इस ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे ये थोड़ा सा इम्पेयरमेंट भी क्लियर होगा और ये रिकवरेबल अमाउंट क्या है ये भी क्लियर होगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम और उससे इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा हो गया पॉइंट टू। फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कशन किया पॉइंट टू। मान लीजिए ये बैलेंस शीट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, एंटिटी का। ये असेट मशीन गिवन है, मशीनरी, अमाउंट रुपीज मान लीजिए 5 लाख, ये गिवन है। इन बैलेंस शीट आपको असेट गिवन है रुपीज 5 लाख। इट मीन्स ये क्या है, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स। ये है कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स, मींस आफ्टर चार्जिंग डेप्रीशिएशन ये आपका फिगर अवेलेबल है। अब हमारा इंड AS 36 यहीं से एंटर होता है। वो बोलता है ये अमाउंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। आपने डेप्रीशिएशन तो लगा दिया, इंपेयरमेंट मींस लॉस अदर देन डेप्रीशिएशन। आप अदर देन डेप्रीशिएशन को अगर कोई लॉस है उसको भी कंसीडर कीजिए। तो वो बोलता है अब यहां कंसीडर क्या करना है, तो वो बोलता है ये असेट है किस लिए आपके पास, बताइए। असेट्स हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। तो असेट किस लिए है, फ्यूचर इकोनॉमिक। तो असेट हम लोग रखते क्यों हैं बेटा, बच्चों 2 रीजन है। एक, असेट्स बताइए क्या होता है, हेल्ड फॉर यूज, नॉट फॉर सेल। असेट हम लोग ओनली फॉर द पर्पज ऑफ यूज परचेज करते हैं, नॉट फॉर सेल। हाँ वो ठीक है, स्क्रैप हो जाएगा तब हम सेल कर देंगे, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बैलेंस शीट में हमारा 5 लाख रुपीस है अवेलेबल है। आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 5 लाख रुपये यहां पर अमाउंट दिखा दिया। अब आपका इंड AS 36 बोलता है एक टेस्ट और करो। असेट्स आपने हेल्ड फॉर यूज है, तो आप ये चेक कीजिए, 2 एक्सट्रीम सिचुएशन में जाइए और आप ये चेक कीजिए अगर आप असेट यूज करते हैं तो उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने होंगे, और अगर असेट आप यूज नहीं करते, ये नॉट फॉर हम लोग हटा देते हैं। इंड AS बोलता है 2 एक्सट्रीम सिचुएशन में जाओ, यूज करो तो क्या और यूज ना करो यानी सेल करो तो क्या। तो हम यूज करते हैं, मान लीजिए अगर हमने आइडिया लगाया, एस्टीमेट लगाया कि हम इन फ्यूचर यूज करें तो 4,80,000 रुपये हमें इस असेट से रिकवर हो जाएगा। हेल्ड फॉर यूज तो हमें यूज से बेनिफिट होंगे 4,80,000। बाई चांस हम ये मानते हैं हमारी बैलेंस शीट में असेट है, लेकिन हम मान लें आज ही इसे बेच दें, तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये 4 लाख रुपये में सेल हो जाएगा, ये 4 लाख रुपए में बिक जाएगा। तो बताइए एंटिटी कौन सा ऑल्टरनेटिव, मैंने 2 ऑल्टरनेटिव आपके सामने दे दिया। आपकी बैलेंस शीट में असेट है और मैंने कहा इसे हम लोग अगर यूज करते हैं तो फ्यूचर में इतना बेनिफिट, और से आज ही सेल कर दें तो 4 लाख रुपये मिलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये ऑल्टरनेटिव बेस्ट लगेगा और वो इसे यूज करेगी, यानी वो ऑलवेज हायर को ही सेलेक्ट करेगा। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं रिकवरेबल अमाउंट ऑफ असेट्स। रिकवरेबल अमाउंट यही है RA, जिसे हम शॉर्ट में RA बोलेंगे। बोलो आया समझ में। तो ये आपका रिकवरेबल अमाउंट है। अब ये हेल्ड फॉर यूज ये वैल्यू कैसे आई, सेल्स ये वैल्यू कैसे आई, हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट मैं अभी रिकवरेबल अमाउंट को डिफाइन कर रहा था। तो रिकवरेबल अमाउंट के लिए आपको कंपैरिजन करना होगा बिटवीन दीज 2। अब बच्चों आपका इंड AS बोलता है इस रिकवरेबल अमाउंट को आप अपने कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कीजिए। मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया था इंपेयरमेंट लॉस मींस कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। तो कैरिंग अमाउंट कितना है इस एग्जांपल में 5 लाख रुपए, और रिकवरेबल अमाउंट कितना है, अमाउंट रुपीज 4,80,000। तो ये ग्रेटर है।
अगर ऐसा है तो एज पर इंड एस 36 asset is described as impaired. asset आपकी impaired डिक्लेयर होगी और आपको रिकॉग्नाइज करना होगा रिकॉग्नाइज्ड इम्पेयरमेंट लॉस अमाउंट रुपीज 20,000. अभी पॉइंट नंबर 1 में मैंने यही आपको समझाया था, ये विद एग्जांपल मैंने बता दिया. इट मींस आपकी जो ये असेट अमाउंट रुपीज 5 लाख है बैलेंस शीट में ओवर स्टेटेड है. असेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करती है, तो आपको दिख रहा है आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो 480 ही होने वाला है. इसे यूज करोगे तो 480 मिलेगा, सेल करोगे तो 4 लाख रुपए मिलेगा. तो आपने 480 यूज हायर को सेलेक्ट किया, तो यहां पर बच्चों 480 ही दिखाना चाहिए. 20,000 और आपको इंपेयर करना होगा. ये आपका रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स है अदर देन डेप्रीशिएशन. इट मींस आपकी बैलेंस शीट में कोई भी असेट ओवर स्टेटेड नहीं होनी चाहिए. इस बात की अश्योरिटी इंड एस 36 लेता है, जिससे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर रिफ्लेक्ट हों. मुझे लगता है विद एग्जाम्पल मैंने पॉइंट नंबर 1 को क्लियर कर दिया. अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की. इसी को एक बार हम लोग प्रॉपरली नोट करते हैं जो अब तक हमने डिस्कशन किया. पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3, इम्पेयरमेंट. इम्पेयरमेंट मीन्स लॉस. मैंने अभी अभी बताया इम्पेयरमेंट मीन्स लॉस अदर देन डेप्रीशिएशन. तो ये लॉस कैसे आएगा? हमें कंपेयर करना होगा कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एंड रिकवरेबल अमाउंट को. इन दो में जब कंपैरिजन होगा तो आपका इंपेयरमेंट लॉस होगा. अब रिकवरेबल अमाउंट क्या है वो मैंने आपको बताया. अगर हम हायर लें किसका? यूज का या सेल का. देखो असेट हमने फॉर द पर्पस ऑफ यूज रखा है, बट आपका एज बोलता है टू एक्सट्रीम सिचुएशन में जाओ और ये चेक करो एट प्रेजेंट अगर यूज करें तो क्या बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं और यूज ना करके इमीडिएट आज सेल करते तो क्या बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं. टेक्निकली यूज जो मैं वर्ड बोल रहा हूं उसको आपका इंड एस बोलता है वैल्यू इन यूज, और सेल को टेक्निकली हम बोलते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल. यानी हमें कंपैरिजन करना होगा वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, जिसको मैंने सिंपली यूज एंड सेल कहा था. ठीक है, अब ये टेक्निकली आ गया. तो बच्चों पहले आपको पता होना चाहिए रिकवरेबल अमाउंट, जो इन दो के कंपैरिजन से आएगा. कैलकुलेट कैसे होगा हम लोग डिस्कस करेंगे. जब ये आरए आएगा, रिकवरेबल अमाउंट आएगा, इसको आप कंपेयर करेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट से, और जब आपका कैरिंग अमाउंट ग्रेटर होगा तो आपका इंपेयरमेंट लॉस निकल कर आएगा. आई बात समझ में? मैं यहां पर अगर आपको बात कहूं केस ए, मान लीजिए ये आपके पास कोई असेट्स है, ये आपके पास कोई असेट्स है जिसका CA यानी कैरिंग अमाउंट है 5 लाख रुपीस और जिसका रिकवरेबल अमाउंट है 4,80,000 रुपीज, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था. तो बच्चों यहां पर कंडीशन क्या बनी? CA ग्रेटर देन RA. ये कंडीशन बनी यहां पर कंडीशन. जब ये कंडीशन बनी तो बताओ क्या निकल कर आएगा? इंपेयरमेंट लॉस निकल कर आएगा. बताओ इंपेयरमेंट लॉस कितना है? 20,000. ये इंपेयरमेंट लॉस आपको दिखाई दे रहा है. अब हम बात करते हैं केस बी.
अगर इसका अपोजिट हो जाए, कोई जरूरी थोड़ी हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मान लीजिए अगर इसका अपोजिट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये असेट्स है, ये है इसका CA 5 लाख रुपए, और आपने इसका रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट किया और वैल्यू ऑफ रिकवरेबल अमाउंट आई अमाउंट रुपीज 6 लाख, यानी मोर देन CA। तो यहां पर कंडीशन चेंज हो गई और कंडीशन क्या बनी, RA इज ग्रेटर देन CA। रिकवरेबल अमाउंट आपके कैरिंग अमाउंट से बड़ा है, तो इन दिस केस नो इंपेयरमेंट लॉस, कोई भी इंपेयरमेंट लॉस की बात नहीं होगी। आपकी असेट जो बुक में आ रही है वो ट्रू एंड फेयर है और वही कंटिन्यू होगी। तो बच्चों यहां तक मैंने एक छोटा सा वर्ड डिफाइन किया, इंपेयरमेंट क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया। तो मैंने स्टार्टिंग में ही मेरा जो वीडियो स्टार्ट किया था उसमें मैंने 2 पॉइंट कहा था, हम लोग डिस्कशन करेंगे इंपेयरमेंट एंड सेकंड वर्ड असेट्स को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग अब असेट पर चलते हैं इंपेयरमेंट के बाद। अब सारे वर्ड इसमें ये वैल्यूज कैसे आएंगी ये सब कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्लियर कर रहे हैं 2 मेजर वर्ड्स, जिसमें से एक वर्ड क्लियर हो गया हमारा इंपेयरमेंट मीन्स व्हाट और वो कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हमारे असेट्स वर्ड को लेकर। असेट्स हम इंड एस बेस्ड अगर बैलेंस शीट देखें तो वो बैलेंस शीट कैसी होती है, पहले हम एक बार वो देखते हैं। इंड एस बेस्ड बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो हमारे पास एक होता है नॉन करंट असेट्स, एक होता है करंट असेट्स। हम इसे फर्दर अगर क्लासिफाई करें, नॉन करंट असेट्स को हम लोग फाइनेंशियल असेट्स एंड नॉन फाइनेंशियल असेट्स, इसी तरीके से हम करंट असेट्स को फाइनेंशियल असेट्स एंड नॉन फाइनेंशियल असेट्स में बच्चों बांट सकते हैं। ये इन बैलेंस शीट में इन असेट्स के मैं फर्दर क्लासिफाई नहीं कर रहा, ये इन असेट्स के कैरिंग अमाउंट इन बैलेंस शीट में आ रहे होंगे। भाई करंट एंड नॉन करंट एंड फर्दर क्लासिफाई किया बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। इट मींस अगर आप इंड एस बेस्ड बैलेंस शीट देखो तो उसमें हम असेट्स को मोस्टली फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल में कैटेगराइज कर सकते हैं। ये उनके कैरिंग अमाउंट्स आ रहे होंगे आफ्टर चार्जिंग डिप्रीशिएशन। यहां इंड एस 36 अप्लाई एंटर करता है और बोलता है प्लीज इन्हें चेक करो रिकवरेबल अमाउंट के साथ, क्योंकि ये आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं। RA से चेक करो और अगर कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन RA है तो इंपेयर भी करो, अदरवाइज ये ट्रू एंड फेयर है। असेट्स आपकी ओवर स्टेटेड नहीं है तो कोई इशू नहीं है। बोलो आया समझ में? तो यहां से हम लोग स्कोप ऑफ इंड एस 36 डिस्कस करने वाले हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस 36। क्या ईच एंड एवरी असेट्स का इंपेयरमेंट टेस्ट एज पर इंड एस 36 ही होगा? तो वो हमें देखना है। तो हमने मोस्टली हमारी असेट्स को कैटेगराइज करने का कोशिश किया। तो इसी को बेस बनाकर अब हम चलते हैं स्कोप में। नेक्स्ट है हमारा स्कोप। यहां पर स्कोप अगर आप इंड एस का पैरा देखें तो पैरा नंबर 2 है, लेकिन पैरा से हमारा कोई कनेक्शन है नहीं तो पैरा मैं लिख भी नहीं रहा। यहां पर ए फाइनेंशियल असेट्स, यहां पर ए फाइनेंशियल असेट्स, बी नॉन फाइनेंशियल असेट्स और सी अदर्स।
एक मैंने अदर का कॉलम और बना दिया, हालांकि मैंने अभी आपको 2 पार्ट में ही डिवाइड करना बताया था, एक अदर बना दिया। अदर यानी जिनमें इनबिल्ट प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट, जिनमें इनबिल्ट प्रोविजन होंगे उनका हम लोग क्या करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, आपके फाइनेंशियल असेट्स आउट ऑफ स्कोप होंगे, ये इंड एएस 36 के प्रोविजन इस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहां पर इंड एएस 109 एप्लीकेबल होगा, यानी फाइनेंशियल एसेट्स के इंपेयरमेंट प्रोविजन आपको 109 के अकॉर्डिंगली ही देखने होंगे। इंड एएस 36 इस पर गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता। बट कंसिडरेशन, एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी, अगर आपकी एंटिटी में ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स हैं, तो बाय नेचर ये फाइनेंशियल एसेट हैं। बट यहां पर आपको एक पॉइंट देखना है, एक्सेप्शन है, इंड एएस 27 बोलता है आप इनका कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकते हैं और फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो इसका भी इंपेयरमेंट इंड एएस 36 के हिसाब से होगा, यानी ये इंड एएस 36 के स्कोप में आ जाएगा, विद इन स्कोप। लेकिन अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो ये इंड एएस 109 के अकॉर्डिंगली ही इंपेयर्ड होगा, ये फिर आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। इट मींस फाइनेंशियल एसेट में आपको इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट पर थोड़ा सा फोकस करना होगा, क्योंकि यहां पर इंड एएस 27 कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करता है और आपने उसे कैसे मैनेज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली इसके इंपेयरमेंट रूल्स बनेंगे। तो ये फाइनेंशियल एसेट के प्रोविजन समझ में आए, ये विथ वन एक्सेप्शन आउट ऑफ स्कोप है। अब बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। नॉन फाइनेंशियल एसेट्स आपके इंड एएस 36 में कवर होंगे। कुछ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मिक्सअप, उन पर आपको दिमाग नहीं लगाना। कुछ एसेट्स, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री इंड एएस 2 में इसके इंपेयरमेंट प्रोविजन हैं, तो ये आउट ऑफ स्कोप है, ये आउट ऑफ स्कोप होगा, आउट ऑफ स्कोप, ये होगा आउट ऑफ स्कोप। यहां पर आपका इंड एएस 2 के अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री इंपेयर होगा। नेक्स्ट, डेफर्ड टैक्स असेट्स, ये एज पर इंड एएस 12 इंपेयर होगा। नेक्स्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंड एएस 19 के अकॉर्डिंगली इंपेयर्ड होगा। बायोलॉजिकल असेट्स इंड एएस 41 के अकॉर्डिंगली इंपेयर्ड होगा। नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल, ये इंड एएस 105 के अकॉर्डिंगली इंपेयर्ड होगा। कॉन्ट्रैक्ट असेट्स, ये इंड एएस 115 के अकॉर्डिंगली इंपेयर्ड होगा। तो बच्चों ये कुछ असेट्स हैं जो आपके इंपेयर्ड होंगे, इनके इनबिल्ट प्रोविजन है इन पर्टिकुलर इंड एएस में, तो दैट्स वाई ये इस इंड एएस 36 के स्कोप से बाहर हैं, आपको इनमें कंसिडर नहीं करना है। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, अगर हम इन्वेंट्री की बात करें तो इंड एएस 2 क्या बोलता है? इंड एएस 2 बोलता है कि कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो कॉस्ट मीन्स कॉस्ट कैरिंग अमाउंट, एनआरवी मीन्स बताइए
मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू, तो यहां पर इनका कंपैरिजन हो जाएगा, तो इनके इनबिल्ट प्रोविजन है, तो इनमें हमें दिमाग नहीं लगाना। तो देखिए यहां पर फाइनेंशियल एसेट्स आउट ऑफ स्कोप हो गया, कुछ असेट्स हैं जिनके इनबिल्ट प्रोविजन हैं, ये आउट ऑफ स्कोप हो गए। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ही असेट्स हैं आपके जो विद इन स्कोप होंगे, जिन पर आपका इंड AS 36 अप्लाई होगा। यहां तक की बात समझ में आई? तो हम आगे चलते हैं। अब बच्चों नॉन फाइनेंशियल असेट को लेकर थोड़ा सा हम लोग एक डिस्कशन और करते हैं छोटा सा, जो आपके इंड AS 36 के पैरा 5 में गिवन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा भी है। तो देखते हैं यहां पर हम लोग नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल इंड AS 16 PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फॉर एग्जांपल इंड AS 38 इंटेंजिबल असेट्स। अगर हम बात करें तो ये आपको बोलते हैं, आप लोग अपनी बुक्स में कॉस्ट मॉडल फॉलो कर सकते हैं एंड रीवैल्यूएशन मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर सकते हैं। अब बात ये आती है रीवैल्यूएशन मींस, रीवैल्यूएशन मॉडल अगर आप फॉलो कर रहे हैं अपनी बुक्स में, तो आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट्स ऑलरेडी किस पर आ रहे हैं? फेयर वैल्यू पर आ रहे हैं। तो अब एक सवाल उठता है, क्या इन दिस केस इंड AS 36 विल बी एप्लीकेबल? क्या एप्लीकेबल होगा? यस। अगर आप रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो भी इंड AS 36 अप्लाई होगा, अप्लाइड। इसका आंसर होगा यस 100%। अब बात आती है सर ये कैसे अप्लाई होगा इन दिस केस? इन दिस केस इंपेयरमेंट लॉस आएगा कैसे? क्योंकि असेट तो ठीक है, कॉस्ट मॉडल में आपने कहा कैरिंग अमाउंट है, आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है, बट रीवैल्यूएशन मॉडल में तो ये है ही फेयर वैल्यू पर, फिर इंपेयरमेंट लॉस कैसे आएगा? देखते हैं वो भी हम। तो हम देखते हैं इन दिस केस अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल, कॉस्ट टू डिस्पोजल। सर ये क्या लिख दिया? डिफरेंस फेयर वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। बच्चों ये फेयर वैल्यू क्या है? एज पर अदर इंड AS, और ये फेयर वैल्यू है एज पर इंड AS 36। दोनों में डिफरेंस है। जो दूसरे, अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो जो अदर स्टैंडर्ड है वो फेयर वैल्यू मींस टोटल फेयर वैल्यू की बात करते हैं, टोटल फेयर वैल्यू जो आपको असेट से रिकवर होगा या होने के चांसेस है। ये बात करता है नेट फेयर वैल्यू की, मींस रिकवरेबल अमाउंट, एक्सपेक्टेड रिकवरी माइनस एक्सपेंसेस। तो ये नेट फेयर वैल्यू, इन सिंपल वर्ड वी कैन से ये नेट फेयर वैल्यू और ये टोटल फेयर वैल्यू है। ये टोटल फेयर वैल्यू अदर स्टैंडर्ड डिस्कस करते हैं और हमारा इंड AS 36 नेट फेयर वैल्यू की बात करता है। तो दैट्स वाई रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हुए भी आपका इंड AS 36 एप्लीकेबल हो सकता है। बोलो बात समझ में आई? तो यहां से एक और हम छोटा सा पॉइंट आगे निकालते हैं। तो इट मींस आपका इंपेयरमेंट किस पर डिपेंडेंट है? कॉस्ट टू डिस्पोजल पर। तो ये कॉस्ट टू डिस्पोजल क्या है? कॉस्ट टू डिस्पोजल
इट मींस अगर कॉस्ट टू डिस्पोजल निल है, इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन मॉडल कॉस्ट टू डिस्पोजल निल है, तो बताओ बच्चों क्या होगा? यहां पर नो इंपेयरमेंट लॉस, नो इंपेयरमेंट लॉस, यहां पर इंपेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट ये नॉट नेग्लिजिबल, तो इंपेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट। रीवैल्यूएशन मॉडल में एक जो पॉइंट कंसिडरेबल है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका इंड एएस 36 बात करता है नेट फेयर वैल्यू की और अदर इंड एएस बात करते हैं टोटल फेयर वैल्यू की। तो दैट्स व्हाई इन दिस केस भी आपका क्या हो सकता है? इंपेयरमेंट लॉस हो सकता है। अगर कॉस्ट टू डिस्पोजल निल है तो कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं होगा। रीजन, अगर मैं बात करूं यहां पर ये है ही नहीं, तो फेयर वैल्यू और फेयर वैल्यू कंपेयर हो जाएंगे तो फिर आपका रीवैल्यूएशन इंपेयरमेंट लॉस नहीं निकलेगा। बट नॉट नेग्लिजिबल, ये नेग्लिजिबल नहीं है, इट मींस है तो इंपेयरमेंट लॉस बन सकता है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी। इट डिपेंड्स ऑन वैल्यू इन यूज। कैसे? अभी हम एग्जांपल से समझेंगे। लेकिन इसमें एक क्रक्स अगर हम निकालें तो वो क्रक्स ये निकल सकता है कि आपका इंपेयरमेंट लॉस कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ CTD, कॉस्ट टू डिस्पोजल। आपका इंपेयरमेंट लॉस नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ CTD, ये आपके कॉस्ट टू डिस्पोजल से ज्यादा नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, एक बार दोबारा तेजी से देख लेते हैं फटाफट। नॉन करंट असेट्स में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया। अगर हम कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं और यहां रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हैं, अगर रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है, ये ऑलरेडी फेयर वैल्यू पर है, क्या इंपेयरमेंट होगा? यस। इंड एएस का पैरा नंबर 5 बोलता है यस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपका इन दिस केस अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस डिफरेंस होगा बिटवीन फेयर वैल्यू एंड फेयर वैल्यू लेस CTD का। आपके जो दूसरे इंड एएस हैं वो टोटल फेयर वैल्यू की बात करते हैं और ये बात करता है नेट फेयर वैल्यू की। तो यहां पर CTD पर डिपेंड करता है, ये नहीं है तो नो इंपेयरमेंट, ये है तो इंपेयरमेंट लॉस हो सकता है, लेकिन वो किसी भी कंडीशन में CTD के अमाउंट से ज्यादा नहीं होगा। सर ये कैसे होगा? दो केस मैंने बनाए, अब मैं दोनों के आपको एक एक एग्जांपल से बात समझाता हूं। देखिए केस ए में हमारे पास अज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल नहीं है, कॉस्ट टू डिस्पोजल अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल केस ए, CTD कॉस्ट टू डिस्पोजल निल, 0 है। ये बैलेंस शीट में आपका एक असेट्स है, ये है मशीनरी, अमाउंट रुपीज 5 लाख या 1 लाख, 5 लाख छोड़ो, 1 लाख, 1 लाख का असेट आपके उसमें बैलेंस शीट में गिवन है और ये कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू है। रीजन, हमने फॉलो किया है रीवैल्यूएशन मॉडल, हमने रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया है तो ये फेयर वैल्यू है और इन दिस केस क्या नहीं है? कॉस्ट टू डिस्पोजल नहीं है। तो हम बात करते हैं यहां पर इंपेयरमेंट लॉस की। केस ए, मैं कुछ केस बना देता हूं। केस ए, वैल्यू इन यूज, क्योंकि आपको RA कैलकुलेट करना है। वैल्यू यूज एक रैंडम फिगर ले लेते हैं, मान लीजिए 1,30,000। ये कंपेयर किया जाएगा फेयर वैल्यू लेस CTD। बच्चों फेयर वैल्यू मैंने बता दिया ऑलरेडी 1 लाख है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू के इक्विवेलेंट है, हमने रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया है। तो 1 लाख, CTD 0, मैंने आपको बता दिया केस ए में CTD 0 है।
तो बताइए यहां पर ये फेयर वैल्यू कितना आ गया, 1 लाख। केस ए में मैं आपसे कहूं आरए कैलकुलेट कीजिए, तो बताइए आरए कितना होगा, 1 लाख। 1 लाख, बिकॉज रिकवरेबल अमाउंट हम लोग हायर लेते हैं वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू का। तो हमने रिकवरेबल अमाउंट 1,30,000 आपका आरए आ गया। मुझे बताइए फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो किया है, सीटीडी 0 है, तो आपका इंपेयरमेंट लॉस कितना आया, निल। आई बात समझ में? रीजन आपका रिकवरेबल अमाउंट क्या है, इससे ग्रेटर है। तो जब आरए ग्रेटर देन सीए होगा तो इंपेयरमेंट लॉस तो होगा ही नहीं। और मैंने अभी भी कहा सीटीडी, अगर फेयर वैल्यू मॉडल रीवैल्यूएशन मॉडल में सीटीडी 0 है तो इंपेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो एक केस और बना लेते हैं, केस बी। केस बी में वैल्यू इन यूज कर देता हूं मैं 80,000, लेकिन आरए तो वो फेयर वैल्यू तो वही रहेगा। ये फेयर वैल्यू है, सीटीडी 0 है, तो फेयर वैल्यू 1 लाख रुपए। तो बताइए आरए कितना हो जाएगा इन दिस केस, 1 लाख हायर। तो बताइए इंपेयरमेंट लॉस क्या है। अब तो आपका रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट इक्वल हो गया। तो इस केस में भी नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या थी, कैरिंग अमाउंट ग्रेटर देन आरए, देन इंपेयरमेंट लॉस होगा। तो यहां पर अगेन इंपेयरमेंट लॉस निल। आप कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना के देख लीजिए, अगर आपने रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया है, सीटीडी 0 है, तो आपका इंपेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां तक की बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं सेकंड केस बी की। केस बी में हम सीटीडी अज्यूम कर लेते हैं, कोई पर्टिकुलर अमाउंट अज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल केस बी CTD इक्वल्स टू 10,000 रुपीज। अज्यूम कर लिया हमने CTD 10,000। इन बैलेंस शीट ये रहा, मशीन अमाउंट रुपीज 1 लाख, ये लीजिए 1 लाख। अगेन ये रीवैल्यूएशन मॉडल पर है, यानी ये फेयर वैल्यू ऑफ असेट है जो बैलेंस शीट में गिवन है। तो बच्चों यहां पर देखिए आप लोग, केस वैल्यू इन यूज, केस ए, यहां पर भी मैं कुछ केस बना देता हूं। केस ए 1,30,000, फेयर वैल्यू लेस सीटीडी। जब ये रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया तो 1 लाख क्या है, ये फेयर वैल्यू ही है। सीटीडी मैंने कहा अज्यूम कर लीजिए 10,000 रुपी, तो ये लीजिए ये टोटल कितना हो गया 90,000। तो बताइए यहां पर आर ए क्या होगा, आर ए होगा विच एवर इज हायर। तो यहां पर आर ए है 1,30,000, तो इंपेयरमेंट लॉस निल नहीं है। केस बी, एक केस और अज्यूम करते हैं। केस बी, मान लीजिए ये 80,000, ये तो 90 ही रहेगा। आप वैल्यू इन यूज में चेंज ला सकते हैं, 90,000। तो बताइए यहां पर आर ए विच एवर इज हायर 90,000, तो इंपेयरमेंट लॉस क्या होगा, आर ए और कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट जो फेयर वैल्यू है। तो बताइए कितना हो जाएगा 10,000, क्योंकि इनमें कंपैरिजन होगा, इनमें कंपैरिजन होगा। और यहां पर आपका कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, तो इंपेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट करेगा। केस बी, केस सी, ये मान लीजिए है 95,000 और ये तो 90 ही रहेगा क्योंकि फेयर वैल्यू माइनस सीटीडी। तो बताइए ये कितना आ गया, आर ए आ गया 95। तो बताइए इंपेयरमेंट लॉस इन दिस केस 5,000। आप कितने भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, इस केस में इंपेयरमेंट लॉस, अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो किया है बुक्स में, तो आपका इंपेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट करेगा। हो भी सकता है और नहीं भी, अगर सीटीडी है तब। वो डिपेंड करता है वैल्यू इन यूज पर। वैल्यू इन यूज ज्यादा है तो नहीं होगा, वैल्यू इन यूज कम है तो हो सकता है। बट
मैंने लास्ट में क्रक्स लिखवाया था, वो किसी भी केस में द अमाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ CTD, कॉस्ट टू डिस्पोजल से ज्यादा नहीं हो सकता। अब आप देख लीजिए, कितने भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, आपका अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो किया है तो CTD 10,000 से ज्यादा किसी भी केस में इंपेयरमेंट लॉस नहीं निकाल कर देगा। यहां तक की बात समझ में आई बच्चों? ये हमने पैरा नंबर 5 डिस्कस किया। तो आज हमने 2 कीवर्ड्स हमारे इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स में इंपेयरमेंट और असेट्स को लेकर थोड़ा डिस्कशन किया। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।